रात 12:30-1 बजे तक वहीं पे तीन इनकी जो पार्टी का जो 3 लीडर को अरेस्ट किया पुलिस। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के सामने एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। अब मंगलवार को उन्हें कोर्ट से एक करारा झटका लगा है और शुभेंदु अधिकारी ने जो विधानसभा में कहा था उसको उन्होंने करके दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे शुरू तो वो बहुत दिनों से कर चुके हैं, लेकिन एक ताज़ा इंसिडेंट हुआ है। एनआईए का एक केस रीओपन हुआ है, इसमें एक अरेस्टिंग भी हुई है। तो उदय भानु बनर्जी सर का स्वागत कर लेते हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार आपका। जी, आपको और आपको सारे दर्शकों को भी। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो उदय भानु सर, ये क्या चल रहा है? मतलब एनआईए ने केस दोबारा रीओपन किया, इसमें अरेस्टिंग हुई है, क्या है ये सारा मामला? मैडम, ये जो केस में आज आप देखे अरेस्ट हुए हैं साकिर अली करके एक इंसान, जो हमारा एक सांसद है अपूर्वा पोद्दार। नाम तो हिंदू है लेकिन एक्चुअली उनका नाम है अरफिन अली। इनके हस्बैंड है साकिर अली। ये केस क्या थी? 2023 में रामनवमी के दिन बहुत बड़ा एक हिंसा जिहादी जैसे होता है वैसे ही घटना हुई थी। काफी बसें जलाया गया था, पथराव, मतलब जो जो चीज होते हैं सारे दुनिया भर में जो आप देखते हैं इन लोगों को जो हरकतें, वही चीज हुआ था हावड़ा के रिछड़ा बोल के एक जगह पे। उस टाइम में शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन थे और करीब 8 दिन तक पुलिस कुछ नहीं कर पाए, घुस नहीं पाए। शुभेंदु अधिकारी पीआईएल लगाए थे कलकत्ता हाईकोर्ट में और मांग किए थे इसका जांच एनआईए से कराया जाए। तो कलकत्ता हाईकोर्ट उसको मंजूर दिए थे और बोले थे तुरंत एनआईए केस को टेक ओवर करे। और कलकत्ता पुलिस को उन्होंने वेस्ट बंगाल पुलिस को डायरेक्टिव दिए थे हाईकोर्ट, जो आप सारे जितने इन्वेस्टिगेशन या जो भी है आपके इनिशियल रिपोर्ट, केस डायरी, सब एनआईए को हैंड ओवर कीजिए। ममता बनर्जी चले गई इस ऑर्डर के खिलाफ डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच भी उस राय को बहाल रखी। फिर इन्होंने चले गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट साफ सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद बोला ये चीज कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है उसी पे रहेगा और उनका जो निर्देश है उसी को माना जाएगा। अब ममता बनर्जी फंस गए। ये करते करते अब सोचिए 2023 से लेकर के ऐसे ही कोर्ट करते करते इसको जो 2024 तक खींच ले। और बाद में एनआई को कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करना पड़ा, जो आपका तो साहब हमारे ऊपर निर्देश है इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन हमें कोई भी सपोर्ट, हेल्प, असिस्टेंस, डॉक्यूमेंट्स, सीजर, कुछ डायरी, केस डायरी नहीं मिल रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस से। तो फिर हाईकोर्ट ने फिर इनको, कलकत्ता पुलिस को, वेस्ट बंगाल पुलिस को लताड़े, तो फिर जाके एनआईए को केस हैंड ओवर किया। अब मैडम साकिर अली का नेम जो है नाम उसी टाइम में एफआईआर में दर्ज किए थे एनआईए। लेकिन आपको मालूम है जो पिछले 15 साल में कोई भी सेंट्रल एजेंसीज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करने आते हैं तो उनका क्या हालत करते थे। आपको याद होगा संदेश खाली में कैसे पिटा गया था ईडी। आपको याद होगा सेंट्रल एजेंसीज को कैसे मोथाबाड़ी में जुडिशियरी को कैसे बंधक बनाया गया। तो यही सब चलते रहा।
और इसी का नतीजा जो है होते होते अभी सरकार बदल गया। अब नए सरकार में कल आपने देखे असेंबली में गुंडा दमन जो है एक्ट पास हुआ, वो पास होते ही आज सवेरे सवेरे एनआईए पहुंच गया, पूरा बल के साथ फोर्स के साथ उनको पूरा घेर लिया। साकिरा जो एक काउंसिलर है, इन पे बहुत सारे इल्जाम है, बहुत ही सारे इल्जाम है, भड़काऊ भाषण, राइट लगाना। फिर पता चला जब अरेस्ट हुए उसके बाद उनका घर में जो सर्च करके वो लाइव कार्टेज भी मिला बंदूक गोली की, 20 या 22 ऐसे मिले। फिर क्या देखे हमने, वही सेम चीज जो आप देखते रहते हैं हमारे देश के चैनल में, पूरे देश भर में, ये बाहर के चैनल में, सारे जो है जिहादी, आजकल इन लोगों का स्ट्रेटेजी है महिला को और बच्चे को आगे कर दो। तो इन्होंने भी वही किया, रोकने की कोशिश की है, काफी मतलब हाथापाई तो नहीं हुआ लेकिन काफी जो है फालतू के झंझट खड़े करने की कोशिश किया, कुछ नहीं कर पाए। जब कुछ नहीं कर पाए तो वो उसको तो अरेस्ट करके ले गए। अब आया है सीन में मोहतरमा अरफिन आली और अपरूपा पोद्दार जो हमारा सांसद है तृणमूल के। उन्होंने अब बहुत ज्यादा एजिटेटेड एक्साइटेड थी, तो उन्होंने कलकत्ता पुलिस के वेस्ट बंगाल पुलिस के एक महिला ऑफिसर को उन्होंने थोड़ा हाथ पैर उनको टच किया, जैसे ही टच किया तुरंत एफआईआर हो गई। तो यही तो है गुंडा दमन नीति। जो देखिए मैडम, 1947 के बाद वेस्ट बंगाल में जितने राइट्स हुए, कलकत्ता डायरेक्ट डे, कलकत्ता जो हिंदू जेनोसाइड हुई थी, नुआखाली हुई थी, वो लोग जो लोग किए थे हिंदुओं के ऊपर, उनके वंशज तो अभी भी है वेस्ट बंगाल में। उसी को आपको देखने में मिलता है कलकत्ता में, बहुत सारे जगह पे आपको देखने को मिलता है। मुर्शिदाबाद, मालदा, मोथाबाड़ी, दिनाजपुर, ये सब कौन है? सारे तो इनकी जो है पूरा जो एजिटेशन, वो तो डेमोक्रेटिक एजिटेशन आप कह नहीं सकते। डेमोक्रेटिक एजिटेशन में ऐसे तोड़फोड़ थोड़ी किया जाता है। और फिर आप इनको कैसे आप इनको अलाउ करते हैं? और ममता बनर्जी का हमेशा जो है यहाँ पे स्टैंड रहे इन लोगों को, बल्कि बहुत सारे केसेस में तो आरएसएस, भाजपा, बजरंग दल, इन लोगों को जो कैडर मेंबर्स है उन लोगों को अरेस्ट कराना, टीवी के सामने, मीडिया के सामने बिल्कुल खुलेआम बोलना। ये रेजी नगर में जो हुआ था 2 साल पहले, उसके पीछे भारत सेवाश्रम है। तो साधुओं को तो भी ये छोड़े नहीं ना ये सब इल्जाम लगाने में। तो अभी वो सरकार बदल गया, रीति रिवाज बदल गया, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस भ्रम में हैं। अब बताइए, सीए केसेस में इतना नुकसान, सरकारी नुकसान हुआ, कितने रोड ब्लॉक हुआ, नेशनल हाईवे जैम करके ट्रक को जलाया गया, बसेस को जलाया गया। और आज शुभेंदु अधिकारी का स्टेटमेंट है, उस टाइम में हम तृणमूल सरकार के अधीन जो है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, लेकिन हमको कहा गया मुंह मत खोलो। हम जब इनको बोले थे, जो सरकारी हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, देखिए सरकारी बस को जलाया जा रहा है, ट्रेन को जलाया जा रहा है, तो उनको कहा गया आप चुपचाप रहो, ये एक दिन में ठंड हो जाए सब कुछ। तो आज उन्होंने बोला क्योंकि हम ओथ पे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ पे, इसीलिए हमने मुंह इतने दिन नहीं खोले, लेकिन आज बोल दिए पूरा। तो ये सारे जिहादी एलिमेंट को अब यहाँ पे रहना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए देखिएगा इनका इफेक्ट जो है बांग्लादेश असेंबली, बांग्लादेश पार्लियामेंट, बांग्लादेश में बहुत सारे बयानबाजी चल रहा है, शुभेंदु को हटाओ, इसको करो। तो ये है कौन? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ ये शब्द मैडम आप देखते हैं, ये सुनते हैं जमात, तो समझ लीजिए इसके पीछे जिहादी माइंडसेट है। यहाँ पे एक होता था उदय जी, अभिषेक बनर्जी लीगली भी देखिए ना, हर जगह मात खा रहे हैं, अब करारा झटका लगा उनको।
अब बताइए, इनका अजीब गरीब डिमांड है। ये सोचता है ये सारे जो है इनके मतलब नौकर चाकर है, जुडिशियरी तो इनके हाथ की है। इनका क्या है, हम वॉइस सैंपल नहीं देंगे। उनका कहना है हम तो वीडियो में हम बोल रहे हैं, हम एक्सेप्ट करें ये मेरा वॉइस है, लेकिन सैंपल नहीं देंगे। कारण क्या है पीछे? कारण इसके पीछे मैडम आपको हम बताएंगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये सारे दिमाग जो है ममता बनर्जी का दिमाग और उनकी इशारे पे भतीजा चल रहा है। पिछले 10 साल में इतने सारे इन्वेस्टिगेशन हुआ घोटाला को लेकर के, एक के बाद कोयला, गाय तस्करी, टीचर स्कैम, उसके बाद मिट्टी बेचना, जमीन कब्जा कर लेना, डराना धमकाना, और इनके सारे जो है पैसा जो है चारों तरफ फैले हुए है। दुनिया में कहां किस देश में इनका पैसा नहीं है। अभी ये इतने घोटाला में हम हिसाब लगा रहा था, करीब 30-32 लोग सब मिला के टीएमसी के, जिसमें एमएलए है, एमपीस है, पंचायत के लीडर है, और तृणमूल जो यूथ विंग है उसके लीडर्स है, ये सारे सब अरेस्ट हुए थे और अभी भी कुछ अरेस्ट है अभी जेल के पीछे। अब मान लीजिए मैडम 30 आदमी अगर अरेस्ट हुए हैं, इन लोगों के पास कम से कम 2 या 3 मोबाइल फोन तो रहता है, और ये 2 और 3 मोबाइल फोन तो पहला ईडी सीबीआई वही हिफाजत में लेते हैं और उसको पूरा अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। तब ये अभी भ्रम है, इसको समझ में नहीं आ रहा है जो कौन सा मोबाइल में कहां से इनका अगर आवाज, कौन सा सबूत ईडी या सीबीआई या कोई भी एजेंसी के पास है, अगर फिर जाके हम सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन में वॉइस सैंपल देते हैं, तो अगर ये सेंट्रल डाटा बैंक में कहीं मैच हो गया तब तो हम बच नहीं पाएंगे। और इनकी मैडम पूरी प्लान थी, अगर इनको थोड़ा सा भनक लगता जो 4 मई को ये हारने वाली है, इस पार्टी को ये हालत होने वाली है, थोड़ी सी अगर 0.005% भी अगर इनको भनक लगता तो ये भाग जाते। अब बताइए, इन्होंने, आपने सुने होंगे हमारे देश में बहुत सारे देशों में एस्कॉर्ट सर्विसेज चलती है, किराए पे महिलाएं रखा जाता है। अभी अभिषेक बनर्जी कोई बाहर में जाके अकाउंट खोल नहीं सकते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के लिए या तो आपको उस देश का नागरिक होनी चाहिए, या वहां उस देश का रेसिडेंट परमिट होनी चाहिए, या परमानेंट रेसिडेंट से मिलना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को, इस महिला को थ्रू एस्कॉर्ट सर्विस हायर पे लेते हैं और उनके अकाउंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो है इनके अकाउंट्स, इनके पैसा का ट्रेल जो है इंग्लैंड से लेकर के, दुबई से लेकर के, थाईलैंड, दुबई, हाँ, इसमें 2 इंसान का जरूर फॉरेन अकाउंट है। एक है उनके बीबी रुजिरा बनर्जी, और दूसरी है रुजिरा मैडम की जो बहन है, मतलब इनकी साली मनेका गंभीर के नाम। वो लेकिन इलेक्शन से पहले ही चले गए, और कितना पैसा लेके गए, कितना सोना लेके गए, कितना क्या लेके गए, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उनके ऊपर भी काफी ये लोग, उनको भी बहुत बार इंटरोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाए थे। दिल्ली में बुलाए थे, कलकत्ता ईडी हेडक्वार्टर में बुलाए थे। तो ये जो इनके घर की जो महिलाएं है, इन दोनों के पास सिर्फ फॉरेन अकाउंट है और किसी के पास नहीं है, और बाकी सब फॉरेन अकाउंट ये थ्रू एस्कॉर्ट सर्विस इन्होंने किराए पे लिए हुए थे, जिसमें बहुत सारे रशियंस है, बहुत सारे, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन नेशनलिटी भी है उसमें, जो अभिषेक बनर्जी का सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड्स है जो इनको मदद करते हैं। ये मैडम बहुत बड़ा माफिया है, इंटरनेशनल माफिया है। इनको जबरदस्ती जो है, इनको एक राजनीति का चोला पहनाया गया था। क्या नहीं बेचे बताइए, मतलब लूट का भी एक हद होता है। दादा सही कह रहे हैं। और ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी का
जो फंड वाला मामला है इसमें हियरिंग करने से इनकार कर दिया है। मैडम, फंड वाला में तो एचडीएफसी बैंक में मैं आपको बता रहा हूं, इसका तार और भी एक बड़े जुड़े हुए हैं। एचडीएफसी बैंक में इनके करीब 2200 करोड़ करीब पैसा है। ये तो अकाउंट में पैसा है, ये तो व्हाइट मनी है ना। इसके ऊपर तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, सब कुछ होता है। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी हाईकोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई थी, जो ममता तृणमूल और तो तृणमूल दोनों गए और दोनों बोला कि हम इसका मालिक है। तो पहले तो आज ममता तृणमूल का हियरिंग थी, तो उन्होंने बोला आपका ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो है अपना रूल्स के मुताबिक जो ट्रेजरर थे और उसने बैंक को बताया इन पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा और इस अकाउंट पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट इसमें कोई राय नहीं देती है। और यही चीज होगा, रितुर्बुद्ध भी जाएंगे तो कल परसों उनका भी हियरिंग होगा, यही आएगा नतीजा। अब मैं आपको एक बता रहा हूं चीज। एचडीएफसी बैंक का बोर्ड में फिलहाल है हमारे पश्चिम बंगाल के एक बहुत बड़े कुख्यात मामला, जो पोस्टपोल वायलेंस पंचायत के टाइम में जो हुआ था पिछले बार, उस टाइम में वो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, वो अभी बोर्ड में है। अभी आप सोचना पड़ेगा जो क्या लिंक, और बड़े ममता बनर्जी का बहुत ही चाहिदा ये मामला थे। इनको ये रिटायर करने के बाद इनको सीधा चीफ इलेक्शन कमीशन, स्टेट चीफ इलेक्शन कमीशन के पोस्ट पे इनको बैठाया था, जिन्होंने पूरे जो है ना तो ये सिर्फ पंचायत पोस्टपोल वायलेंस में मदद किए, उसके बाद बिल्कुल कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। कितने सुनवाई, कितना इलेक्शन पिटीशन जमा हुआ, मतलब बिल्कुल ये जो है कुंभकर्ण जैसे सोते रहते थे। और उदय भानु सर, रात भर जो अरेस्टिंग हुई है, जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, वो सब भी जरा मेरे दर्शकों को बताइए। हाँ मैडम, कल गुंडा दमन बिल पास होने के टाइम में हमने बताया था, जो हुमायूं कबीर वहीं पे असेंबली में बैठे थे, उनके सामने शुभेंदु ने अपना जो बोलना था बोल दिए। और जो बोले थे क्या, जब पहले जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको उठाएंगे, जहां से आपने भड़काऊ भाषण दिए, फिर हम आपके पास पहुंचेंगे। रात 12:30-1 बजे तक वहीं पे 3 इनकी जो है पार्टी का जो 3 लीडर को अरेस्ट किया पुलिस, और सवेरे सवेरे हुमायूं कबीर के घर पहुंच गए और नोटिस पकड़ाया। तो कल इनको हजीरा देनी है। अभी ये टीवी पे आकर बोल रहा है कि नहीं, हम तो शुभेंदु दादा हमारा बड़े भाई जैसे है। अभी बिल्कुल आवाज ही बदल गया। तो इस सब में जो और एक बहुत बड़ा आदमी इन सबके पीछे राइट और जिहादी जो ये माइंडसेट के पीछे है, वह सिद्दीकुल्लाह चौधरी। इन्होंने तो ममता बनर्जी कैबिनेट का मंत्री थे, लेकिन मंत्रियों के क्या काम किया किसी को मालूम नहीं था, और ना तो किसी को याद है कौन सा दफ्तर के मंत्री थे, लेकिन जरूर याद होगा सबको वॉकआउट एक्ट को लेकर के जब ममता बनर्जी बोले थे मैं अपना जान भी दे दूंगी लेकिन वॉकआउट को यहाँ पे लागू होने नहीं दूंगा, तो सिद्दीकुल्लाह चौधरी जो है पूरा कलकत्ता में भाषणबाजी किया, ट्रैफिक जैम किया, बहुत सारे तोड़फोड़ किए, और फिर मंच से बोला हमारा चीफ मिनिस्टर से भी बात हुआ, बड़े संतुष्ट है आप लोग जो धरने में आए हैं। धरने में कौन कौन आए थे? मदरसे के जितने स्टूडेंट है सबको लेकर के इन्होंने करीब 30-40 आदमी पकड़ के पूरा कलकत्ता जैम करके ये मंच किया। उसके बाद शामशेरगंज के राइट हुआ, धुलियान का राइट हुआ, सारे वॉकआउट बिल के अगेंस्ट में खिलाफ में जो चीफ मिनिस्टर बोला उसी के नतीजा है, और इसके पीछे सिद्दीकुल्लाह चौधरी है। मैं तो बैठा हूं मैडम, कब आपको दर्शकों को ये खबर दूंगा जो सिद्दीकुल्लाह चौधरी अरेस्ट हुआ। इससे बड़ा गुंडा और मतलब जिहादी
इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जमाते उल हिंद। मैंने आपको बताया ना कि जमात किसी के साथ अगर इन सब जुड़ जाएगा तो सोच लीजिए जिहादी मदरसा का अक्सर है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है? इनका ऑर्गेनाइजेशन का काम है टीएमसी को कहने पे नेशनल हाईवे को रोकना, बस जलाना, ट्रेन पे पत्थरबाजी करना। जब वंदे भारत जब शुरू हुई कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक, जलपाईगुड़ी तक, उस पे पहले 10 दिन का अंदर 3-4 पत्थरबाजी हुई थी। ये सारे जो है इनके किया। और नेशनल हाईवे का ब्लॉक करने का मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बताया, सबसे बड़ा जो खतरा जो है कलकत्ता है ईस्टर्न हाई कमांड का हेडक्वार्टर, और सिलीगुड़ी आता है आपको बिल्कुल चिकन नेक कॉरिडोर के सामने। तो ये सारे जिहादी मेंटेलिटी मैडम, इसको कंट्रोल करने के लिए ये गुंडा दमन आईन है। उदय भानु सर, ऐसा लग रहा है कि शुभेंदु अब उस मोड में आ गए हैं कि कोई गुंडा एलिमेंट जो है सिर नहीं उठा सकेगा। अब वहाँ पे एनआईए एक्टिव है, वहाँ पे सीबीआई एक्टिव है, वहाँ पे सीआईडी एक्टिव है। अब आने वाले दिनों में ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, इनके यहाँ ईडी के भी एंट्री हो सकती है। उदय भानु सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और आपने तमाम विषयों पे विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।